Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, very famous. I must say very famous. She has won South Asian Games, also Asian Games, then also Commonwealth Games and many more. So her name is Mrs. Shweta Chaudhary. Ma'am, welcome to the show. Thank you so much. Thank you for having me on your show. Yeah. Also, she has won medals for 10-meter and 25-meter air pistol events. And you can go through the details through Wikipedia. She is very much popular. Again, ma'am, welcome to the show. Thank you. थैंक यू मैम। थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि आपका ये जो कैरियर है कैसे स्टार्ट हुआ? I started shooting at the age of 11, like competitive shooting. पहली बार जो पिस्टल पकड़ी थी वो तो मैंने 9 साल की थी तभी पकड़ी थी, बट 2 साल बीच में गैप हो गया था और 2 साल बाद दोबारा से स्टार्ट किया था। मेरा फर्स्ट कंपटीशन 1997 में था और उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर 98 में नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी, उसमें भी गोल्ड मेडल लिया था और उसके बाद से मैं मेंबर ऑफ इंडियन टीम हूँ सिंस 1998। मतलब इंडियन टीम का मेंबर होने के लिए आपको टॉप 8 टॉप 6 रैंक्स में होना पड़ता है इवेंट के। सो सिंस देन आई हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडियन टीम और वहाँ से एक जो लंबी जर्नी अभी तक चल रही है वो स्टार्ट हुई थी। मैम, एट द एज ऑफ 14 यू बिकेम द सीनियर नेशनल चैंपियन। हाँ, वो ये 2000 की बात है, ईयर 2000 की। उससे एक्चुअली ये मुझे लगता है एक छोटा सा किस्सा है इसके अंदर भी। 1999 में नेशनल गेम्स हुए थे मणिपुर में, वो मेरा फर्स्ट नेशनल गेम्स था। तो मैं काफी छोटी थी उस टाइम पे और सब जूनियर कैटेगरीज में खेलती थी उससे पहले, बट सडनली एक सीनियर कैटेगरी में पहला कंपटीशन खेल रही थी। तो उस गेम्स में मैं 9th प्लेस पे आई थी और जो टॉप 8 शूटर्स होते हैं वो लोग फाइनल खेलते हैं, वो लोग मेडल के लिए फाइट कर सकते हैं, बट जो 9th रैंक पे होता है वो नहीं कर सकता है। वो मुझे पहली बार वहां पे पता चला। मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी जान के कि मैं तो मेडल नहीं जीत सकती हूँ। छोटी थी काफी, बट जोश बहुत था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीनियर चैंपियन बनना है और 1 साल के अंदर ही मैंने बहुत तैयारी की और 12 साल पुराना रिकॉर्ड जो मेरे इवेंट का था 10 मीटर एयर पिस्टल सीनियर वुमेन का, वो 12 साल पुराना रिकॉर्ड मैंने तोड़ा था। तो जोश जब होता है ना तो कुछ भी कर सकते हैं, मैंने ये सीखा है। मैम, आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, मतलब इतने सारे लोगों के साथ कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ है, ऐसा कोई नर्वस मोमेंट था कि मतलब दिमाग मतलब कुछ और बोल रहा था, दिल कुछ और बोल रहा है, तो उस समय आप अपने आप को कैसे स्टेबल करते हैं? देखिए, हर मैच में नर्वसनेस होती है क्योंकि हर मैच इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक स्टेट लेवल का मैच है या नेशनल लेवल है या कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच है। आप हर मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो और जब आप परफॉर्म करना चाहते हो तो एक एंजाइटी होती है अंदर, एक फियर होता है और ये नॉर्मल चीजें हैं। शुरुआत में हम लोग इसको बोलते हैं हमें प्रेशर है और उसको एक बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं कि प्रेशर है कैसे हैंडल करेंगे। बट ये चीज धीरे धीरे ही सीखते हुए मुझे भी समझ में आया कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर गेम। अगर ये नहीं होगा तो उसका मतलब ये आप मोटिवेटेड ही नहीं हो कुछ करने के लिए। जब आप मोटिवेटेड होंगे आपके अंदर डिफरेंट फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे। सो ये जो इमोशंस हैं, ये फियर है, एंजाइटी है, ये हमारे इमोशंस ही हैं। तो वो नहीं होगा तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कैसे करेंगे। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी प्रेशर बहुत ज्यादा रहा है तो मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई हूँ। मतलब हर बार नहीं, बट कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई हूँ। वो इसीलिए बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं कुछ अचीव करने के लिए। तो चाहे प्रेशर हो या ना हो, उस कंडीशन को अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेना सीख लेते हैं। अब आपने पूछा कि उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सो बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो इतनी डिफिकल्ट करते हैं कि मैच ना बहुत इजी लगे।
वही बात है, आप ट्रेनिंग में इतना पसीना बहा दो कि आपको मैच में वो फीलिंग ही नहीं आए कि ये एक मैच है, आप उसको एक इजी ट्रेनिंग की तरह कर पाओ। सो ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो हम लोग फॉलो करते हैं कि अपने ट्रेनिंग में डिफिकल्ट टास्क दें अपने आप को, उनको अचीव करें और मैच में फिर वो बहुत इजी लगता है। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स दैट वी फॉलो ड्यूरिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस और डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट मैचेस। तो मैम जिस समय आप शूट करती हैं ऐसे करके, उस समय हमारे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करके हम अपने हाथ को स्टेबल रख सकते हैं? अपने हाथ को स्टेबल रखना माइंड के कंट्रोल में नहीं है, वो हमें बॉडी को ही प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप सोचें कि आप सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग, मतलब आप पिस्टल होल्ड कर रहे हैं, आप शूट कर रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं, आप शूटिंग कर रहे हैं, लाइव फायर कर रहे हैं, ड्राई फायर कर रहे हैं और वो उतना काफी होगा एक बहुत अच्छा मैच करने के लिए, तो वो नहीं है। उसके साथ में हमें और भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। फोकस बनाए रखने के लिए जब हार्ट बीट बहुत ज्यादा हाई है, मैं कई बार अपने वॉच में रिकॉर्ड करती हूँ कि मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे जो मैचेस मैं कर रही हूँ उसमें मेरा हार्ट रेट कितना हाई जा रहा है। तो कई बार वो 150 तक भी गया है, जो कि एक इंटेंस ट्रेनिंग वर्कआउट जो हम करते हैं उस टाइम पे होता है। वो जस्ट बिकॉज हमें एक प्रेशर होता है, हमारा हार्ट पंप करने लगता है, ज्यादा ऑक्सीजन भेजने की कोशिश करता है। सो इन सबको कंट्रोल करने के लिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, शूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये, क्योंकि हार्ट पे कंट्रोल होगा प्रेशर कंडीशन में तो ही हम परफॉर्म कर पाएंगे। बिकॉज आपने कभी देखा होगा, आप अगर जोर से चिल्ला भी दो तो भी आपके हाथ में, पैर में ना वाइब्रेशंस आ जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर वेरी करता है। ब्लड प्रेशर कब वेरी करता है? जब हमारा हार्ट एक्स्ट्रा वर्क करता है। तो हम जो मैच खेल रहे होते हैं तो ये सेम कंडीशन में हमारे साथ होती है, हमारा हार्ट एक्स्ट्रा वर्क कर रहा होता है, वो खूब सारा ब्लड पंप कर रहा है, खूब सारा ऑक्सीजन भेज रहा है कि लो आपको जो चाहिए। तो उस सबको कंट्रोल करने के लिए हमें कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी होती है। प्लस मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शूटर्स के लिए। अपने आप को फोकस रखना, हाथ हिल रहा है तो भी आपको फुल स्टेडीनेस रखने की कोशिश करनी है, अपने थॉट्स को कंट्रोल रखना है, सारी फीलिंग्स को समेट के रखना है एंड स्टिल आपको एक छोटे से पॉइंट पे शूट करना है। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज लगती हैं, काफी मेहनत लगती है अपने आप को समेट के रखना एक मैच के बीच में, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान अगर भटका, अगर आप ये भी सोचने चले गए कि ये शॉट मुझे 10 चाहिए, या सपोज ये शॉट अच्छा नहीं लगा, एक नेगेटिव थॉट आ गया, तो भी आप लूज कर जाते हो। और ये मेरे साथ एक बहुत बड़े मैच में हुआ है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, वो एशियन चैंपियनशिप थी, लास्ट चांस था ओलंपिक गेम्स क्वालिफाई करने का। मैं फाइनल्स में थी और 7th शॉट था, मैं मुझे याद है, अच्छा चल रहा था, मैं फर्स्ट रैंक पे चल रही थी 7 शॉट तक, और 10 शॉट के बाद डिसाइड हो जाना था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। सो 7th शॉट था, मैं ऊपर गई, मेरे माइंड में जस्ट ये थॉट आया कि मैं पोडियम पे खड़ी हूँ, मतलब मैं पहुंची नहीं थी बट मैं पहुंच गई ऑलरेडी दिमाग से वहां पे। और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था कि मेरा फोकस हटा और मेरा शॉट एक बैड शॉट गया, 8 गया, एंड मैं फर्स्ट से सीधे 6 रैंक पे पहुंच गई थी, बिकॉज मार्जिन का डिफरेंस था। और उस शॉट की वजह से मैंने ओलंपिक गेम्स खो दिया, मैंने एशियन चैंपियनशिप का मेडल खो दिया। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं कि चाहे मैच कोई भी हो, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको हर वक्त अपनी टेक्निक पे फोकस्ड रहना है, पॉजिटिव रहना है, आगे नहीं जाना है, फ्यूचर में नहीं जाना है, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। मैम बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एक ही कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, आइदर 10 मीटर या 25 मीटर, आपने दोनों में पार्टिसिपेट करके मेडल्स लिए। मैंने स्टार्ट ही जब किया था तो दोनों इवेंट्स खेले थे। 1999 में पहली बार .22 इवेंट खेला था,
तब मेरे पास मेरी खुद की गन भी नहीं थी, बिकॉज मैं अंडर एज थी एक .22 वेपन इंपोर्ट करने के लिए। तो साई के वेपन को मैंने 4 साल यूज किया है। मतलब यहाँ पे तो अब तो क्या होता है, बच्चे आते हैं वेपन्स इंपोर्ट करते हैं, या फिर फादर के मदर के नाम पे इंपोर्ट हो जाता है, एंड दे आर यूजिंग देयर ओन पर्सनल वेपन्स, सो दे आर मोर प्रिसाइज। और अपना वेपन होता है तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, बट स्टिल 4 साल मैंने दूसरे वेपन से खेला, उनसे मेडल्स भी लिए। सो जर्नी बहुत लंबी है, बहुत कुछ है बताने को उसके बारे में। और दोनों ही मेरे फेवरेट इवेंट्स रहे हैं हमेशा। 25 मीटर भी, 10 मीटर भी। 25 मीटर इवेंट जो है उसमें .22 की गन यूज होती है, और 25 मीटर का डिस्टेंस होता है हमारे, हम जहाँ खड़े हैं उससे टारगेट का साइज थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू 10 मीटर इवेंट। और जो रियल बुलेट्स होती हैं वो उसमें यूज होती हैं। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस ऑफ 10 मीटर एंड 25 मीटर इवेंट। और 10 मीटर अब मेरा ज्यादा मैं कह सकती हूँ मेरा पेट इवेंट 10 मीटर है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बिकॉज 10 मीटर में आपको 60 शॉट्स चलाने हैं, आपको एक टाइम मिला है 1 आवर 15 मिनट्स, उसके अंदर 60 शॉट्स फायर करने हैं। यू हैव योर ओन टाइम। और मेरी जो पर्सनालिटी है वो एक बहुत शांत, एक काम टाइप के मैं पर्सन हूँ, कि मैं आराम से अपना टाइम लेके करती हूँ। सो वहां पे मुझे फीलिंग होती है कि हाँ ये मेरा इवेंट है, मैं आराम से अपना टाइम से कर सकती हूँ। बट 25 मीटर में टाइम फायर होता है, विच इज कॉल्ड रैपिड फायर। 30 शॉट्स होते हैं जो बिल्कुल 10 मीटर की तरह चलते हैं, लेकिन 30 शॉट्स जो है वो रैपिड फायर इवेंट होता है, जिसके अंदर आपको 3 सेकेंड्स के अंदर एक शॉट फायर करना है। तो वहां पे कई बार मैं ज्यादा टेंस्ड हो जाती हूँ, बिकॉज एक टाइम के अंदर शूट भी करना है आपको, अच्छा शॉट भी चलाना है। तो वो मेरी पर्सनैलिटी ना होते हुए कि फटाफट काम करना, फटाफट ये सब करना, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं आराम से सारी चीजें करती हूँ अपनी, बहुत फोकस होके। तो वहां पे मैं कई बार मिस कर जाती हूँ अपने शॉट्स। तो 10 मीटर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है खेलना। बहुत अच्छे तरीके से बताया मैम। मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इतने सारे मेडल्स, इतने सारे अचीवमेंट्स, इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग मेरा 2024 ओलंपिक गेम्स ही है। अभी इस बार भी और लास्ट टाइम भी हम शूटिंग में मेडल्स नहीं ले पाए, तो मन में ना कहीं एक मलाल है कि शूटिंग से इतनी एक्सपेक्टेशंस रही है हमारी और नहीं कर पाए। इस बार मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे मेडल लेके आना है, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आना है। तो उसी की तैयारी है, और इस बार डबल ट्रिपल टाइम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, वो मैं जानती हूँ, बिकॉज मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है। बट मैं तैयार हूँ वो सब करने के लिए। मैम उस चीज के लिए मैं दिल से आपको विश यू ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। आप करेंगे और भारत के लिए मेडल लेके आएंगे आप। थैंक यू सो मच। आप सबकी बेस्ट विशेस रहे, हमारी मेहनत रहे, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। मैम आप लेके आएंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है आप करेंगे, क्योंकि मैंने आपका जो अचीवमेंट्स मैंने देखा है, आप मेहनत कर रही है, आप लेके आएंगी श्योरली। तो जाते जाते मैम ऑडियंस के लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि एक जो सेल्फ बिलीफ होता है ना, वो हमें रखना बहुत जरूरी है। हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अगर हम अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो हम उसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि सपोज मेरे पास एक कोच भी है, मेरे पास एक मेंटोर भी है, मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाऊंगी तो मैं उनके जो मुझे वो सीख दे सकते हैं, मैं वो कभी नहीं ले पाऊंगी। और हम हमारे सबसे बड़े कोच होते हैं। तो हम अगर अपने हम जो मैं मेरा जो कोच है वो मैं खुद हूँ, और अगर मैं मेरे कोच पे ही भरोसा नहीं करूंगी तो मैं कैसे रिजल्ट दूंगी। सो मेरा मानना है कि हमें अपने आप पे सबसे पहले सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। अपने आप पे विश्वास रहेगा ना, कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल मैसेज, बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। आपको अगेन मैं विश यू ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा बिफोर एंडिंग दिस शो। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड ऑल्सो coming to this show. Thank you so much. It was wonderful talking to you, and I hope in future also we will have such a conversation. Surely, ma'am.
तो दोस्तों आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाह रहा हूँ और इनको देखिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी है, इनको फॉलो कीजिएगा और 2024 में हम सब इनके साथ हैं कि ये मेडल लेके ही आएंगे शूटिंग के लिए। ये हमारे दिल से हम इनको विश यू ऑल द बेस्ट अगेन मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू, Thank you Thank you, so audience. much. थैंक यू। Thank you.